हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमने पढ़ ली है। आज लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में कहते हैं परासरण दाब और ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? अब देखिए, ऑस्मोसिस को समझने के लिए अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये आपके वाटर है। क्या है? एक तरह से आप कह सकते हो प्योर वाटर है। दूसरा मैंने ले लिया, इसमें मैंने कहा कि सॉल्टी वाटर है। क्या है? सॉल्टी वाटर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ले लिया प्योर वाटर, प्योर वाटर, और यहाँ पर मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मतलब मैंने क्या करा, जो पानी है उसका संतृप्त विलयन बना लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 बीकर लिए। एक में मैंने ले लिया प्योर वाटर, आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर कह सकते हो। एक में मैंने ले लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पर जब आप इसमें क्या करेंगे, एग लेंगे। ठीक है, ये आपने एग ले लिया। ठीक है, अब एग लेने के बाद जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो प्योर वाटर में एग रखा हुआ है, एग मतलब जिसमें उसको कह सकते हैं बॉयल एग है, और उसका जो कवर है, जो शेल है, वो आपने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समय के साथ ये जो है ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये जो है ये क्या है, छोटा हो जाएगा समय के साथ। या आप कह सकते हैं कि ये स्वेल हो जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये वाले केस में, अब देखिए एग जो है उसके अंदर भी एक तरह का सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है और ये बाहर जो है उसको हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंदर के जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है इस वाले केस में, और बाहर क्योंकि हमने प्योर वाटर लिया है तो अगर इसको हम सॉल्यूशन माने तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम। अब देखिए, जब हम कंसंट्रेशन शब्द काम में लेते हैं तो वो आप लेते हो सॉल्यूट के सेंस में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं 2 सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो सॉल्वेंट के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज़्यादा है, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो कम है। इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं। और अब बात करें अगर सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट कम है इसकी तुलना में, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने एग लिया तो उसके अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की कंसंट्रेशन कम है। मतलब अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट कम है, और अंदर सॉल्वेंट कम है और बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे इसके अंदर मूवमेंट करेगा तो इसके अंदर वाटर जो है वो एक्सेस में होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ जाता है, या आप कह सकते हो स्वेल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इस केस में क्या हुआ, जस्ट इसका अपोजिट। इस केस में जो अंदर वाले सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम, और बाहर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रखा है, तो यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। अब देखिए, आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई सॉल्वेंट तो जो ज़्यादा होता है उसको कहते हैं, कंपैरिजन चल रहा है दोनों में। तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, और सॉल्वेंट कम है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में जो है, क्योंकि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है, तो यहाँ पर आपने देखा था कि सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, बाहर, और कम कहाँ है, अंदर। तो बाहर से अंदर चला गया, कौन चला गया, सॉल्वेंट।
अब यहाँ पर जब आप सॉल्वेंट देखेंगे तो अंदर ज़्यादा है, तो अंदर ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट अंदर से बाहर आता है। तो जब अंदर से सॉल्वेंट बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, या हम कहेंगे श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में आपको एग्जैक्ट अभी बताऊंगा। एक टर्म आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में ऑस्मोसिस की। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए मेम्ब्रेन का एक टाइप है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो खासियत है कि आप किसी भी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कब कहोगे, तो इसकी खासियत क्या है कि ये आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो अलाउ करेगी ट्रैवल करने के लिए, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये मेम्ब्रेन है तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो अलाउ करे मूवमेंट के लिए, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ ना करे। मतलब सॉल्वेंट तो आ जा सकता है लेकिन सॉल्यूट आ जा नहीं सकता है। अब अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या है, फिनोमिना है। क्या है, फिनोमिना। फिनोमिना क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, या आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर वहां ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो डेफिनेशन में क्या है कि पहली बात क्या है, मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम। अब देखिए नॉर्मली जो मूवमेंट होता है हम पढ़ते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है, लेकिन यहां पर मूवमेंट उल्टा है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब देखिए ये सुनने में उल्टा लगता है कि भाई हम पढ़ते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो हायर से लोअर होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, लोअर से हायर। इसके पीछे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन लो है, इसका मतलब सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन हाई है मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है। तो यहाँ पर मूवमेंट सॉल्यूट का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ लो कंसंट्रेशन है मतलब वहाँ पर सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो एक्चुअल में तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, जहाँ से ही ट्रैवल कर रहा है कहाँ पर, जहाँ सॉल्वेंट कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कौन से मूवमेंट करेंगे, सॉल्वेंट के। पहली बात मैंने कहा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो SPM, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अब देखिए यहाँ पर अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी, बाहर कम थी, तो बाहर से अंदर आ गया। यहाँ पर अंदर कंसंट्रेशन कम थी, बाहर ज़्यादा थी, तो अंदर से बाहर आ गया। ये आपको ध्यान रखना। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, ऑस्मोसिस की। तो आपने क्या ध्यान रखा कि ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, दूसरा मूवमेंट कौन कर रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कहाँ से कहाँ कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसको अगर आप सिंपल समझे, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये मैंने क्या करा, ये दो सॉल्यूशन ले लिए लेवल में, और ये मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये मैंने कहा सॉल्यूशन 1 है और ये मैंने कहा सॉल्यूशन 2 है, या आप एक को प्योर सॉल्वेंट मान सकते हैं। अब मान लीजिए जो मूवमेंट होना है सॉल्वेंट का वो यहाँ से यहाँ होना है, कहाँ से कहाँ होना है, 1 से 2 पे। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि आप एक मैकेनिकल फोर्स लगाओ इस हिसाब से कि जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाए। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपने क्या करा, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन ये है, और मैंने क्या कहा कि अगर आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे तो मूवमेंट कहाँ होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, ताकि वो मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए।
तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है कि आप एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाए, ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है वो रुक जाए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि डायरेक्ट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको मेजर करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर लगा के आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं और ऑस्मोसिस का फिनोमेना रुक जाता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी बात की वो थ्योरेटिकल थी, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब मेन जो क्वेश्चन का सेक्शन है वो अब आ रहा है। अब यहाँ पर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। अब इनको अगर आपको याद करना है तो जो सिंपल आप गैस वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर आपने आइडियल इक्वेशन पढ़ी होगी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, बिल्कुल सिमिलर उससे कंपेयर करेंगे तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें तो PV = nRT होता है। सिमिलरली यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। अब अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन की बात करें तो पाई = CST होता है। पाई = क्या होता है, CST। अब यहाँ पर S जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम होती है गैस कांस्टेंट से। तो वहाँ पर आप फॉर्मूले में उसको रिप्लेस करके R भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, CRT। C यहाँ पर कंसंट्रेशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा PV = nRT, उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, P जो है वो होता है सिंपल प्रेशर गैस का, यहाँ पर हमने लिया है पाई। पाई किसको बता रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि PV = nRT। P क्या होता है, गैस का प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P = N/V/RT। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप CST को CRT लिख सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर आती है। और CRT को आप लिख सकते हो N/V/RT। तो देखिए, ये PV = nRT जो इक्वेशन थी उसी से रिलेटेड आपके पाई = N/V/RT आ गया। तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगी। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करवाता है, सारी चीज़ें दे देगा। R आपको याद होना चाहिए, T, V, N सब दे देगा। वहाँ पर आपको पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो फाइनली जो आपके फॉर्मूला काम आएगा, आप क्या लिख सकते हैं, पाई = CRT या पाई = N/V/RT। ये आपके फाइनल फॉर्मूले हैं। अब देखिए, दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, या तो हम अलग अलग लॉ पहले पढ़ें और बाद में फाइनल इक्वेशन बनाएं, या आप पहले ही फाइनल इक्वेशन पढ़ लो उसके बाद अलग अलग लॉ पढ़ो। तो अब अगर आप ये फाइनल इक्वेशन देखोगे तो आप ये देखोगे कि अगर मैं बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर दूं तो यहाँ पर पाई जो है कई चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। कैसे, R तो कांस्टेंट है ही। अगर मैं यहाँ पर T कांस्टेंट कर दूं तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, C पे। अगर मैं C कांस्टेंट कर दूं तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, T पे। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दूं तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, T पे। तो इससे रिलेटेड कई सारे लॉज बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक आध बार वो लॉ का नाम पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको लिख दिए हैं, वरना मैं केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दे रखा है वॉन हॉफ-बॉयल्स लॉ। तो जो आपने जो आपके जो गैस वाला चैप्टर होता है वहाँ पर आप सिंपल बॉयल्स लॉ पढ़ते हो, लगभग बिल्कुल सेम ही है। कंपेयर अगर आप करोगे तो देखिए, बॉयल्स लॉ का मेन चीज़ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे और R कांस्टेंट है ही, तो पाई एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है, आप C पे। तो आप क्या कहोगे कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। कंडीशन क्या है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वॉन हॉफ-बॉयल्स लॉ। तो एग्जाम में पूछता है कि भाई वॉन हॉफ-बॉयल्स लॉ क्या है, कुछ नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। अब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो पाई = कांस्टेंट इनटू C। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके रिलेशन क्या है, अगर इस रिलेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, π2/π1 = C2/C1। अगर प्रोपोर्शनल में सामने की साइड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो नोटेशन है वो सेम चलते हैं, और इन्वर्सली है तो नोटेशन रिवर्स हो जाते हैं। तो ये आपके क्या था, वॉन हॉफ-बॉयल्स लॉ। तो आपने क्या देखा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और π2/π1 = C2/C1। दूसरे लॉ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पर चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें गैस के कंपैरिजन में, तो चार्ल्स लॉ में आपने देखा होगा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, या फिर आप क्या कहते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या दे रखा है कि चार्ल्स लॉ में देखिए, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है।
अब वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब आप यहाँ से ले सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट ही आपको लेने हैं। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो आपके पाई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी, पाई इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टी। अब देखिए ये कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है, इससे जरूरी नहीं है सेम हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फाइनली आप क्या कहेंगे, पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से आप खूब सारी कंडीशंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू सी टू अपॉन सी वन। इसका मतलब क्या बता रहा है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन, इसका मतलब पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू। ये सारे आप कंडीशन यहाँ से निकाल सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि कुछ को नाम दे दिया हमने, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ या चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा एक और दे रखा है वॉन्ट ऑफ एवोगाड्रो लॉ। अब वॉन्ट ऑफ एवोगाड्रो लॉ क्या कर रहा है कि अगर दो सॉल्यूशन हैं और दोनों सॉल्यूशन में अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो उन दोनों सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के वो भी क्या होंगे, सेम। तो ये आपके बाकी सारी चीज़ें बता रहा है। तो ये जो वॉन्ट ऑफ एवोगाड्रो लॉ है वो क्या कह रहा है कि भाई वॉल्यूम सेम कर दिया दोनों का, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कर दिया और टेम्परेचर सेम कर दिया। तो जब ये तीन चीज़ें आपने सेम कर दी कि आपने V भी सेम कर दिया, पाई भी सेम कर दिया और टी भी सेम कर दिया, अब बचा क्या, एन। तो बाकी सारी टर्म अगर कांस्टेंट है तो एन भी क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब एन भी क्या आएगा, सेम। ये आपके वॉन्ट ऑफ एवोगाड्रो लॉ है। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आएगा। और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि डायरेक्ट वो नाम से पूछता है कि भाई ये लॉ कौन सा है, इसमें क्या कंडीशन है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या दे रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो देखिए ये जो टर्म है ये कंपैरिजन के लिए, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। मान लीजिए मैंने कहा दो सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है, मैंने कहा दो सॉल्यूशन है ए और बी। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर दो सॉल्यूशन आपने ले रखे हैं और दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, अगर वो बराबर है, सेम है, इक्वल है, तो उन दोनों सॉल्यूशन के लिए हम टर्म क्या लेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो वो एक सॉल्यूशन दे देगा कंसंट्रेशन के साथ और दूसरा वो चार ऑप्शन देगा, वहाँ पूछेगा। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वह सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर वो कहता है हाइपरटोनिक, इसका मतलब वह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा। अगर मान लीजिए मैंने कहा ए और बी में ए का ज़्यादा है, तो ए को मैं क्या कहूँगा कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। दूसरा जो है, एक का अगर ज़्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इस वाले का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। और आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर वो एग्जाम में पूछता है ऑस्मोटिक प्रेशर या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, या इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। क्या पढ़ा, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, या आपने पढ़ा पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। अब आप सोचेंगे भी हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले से कई बार आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि ये आपका फॉर्मूला जो है सही है किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये आई थिंक आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी कंपाउंड उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने NaCl लिया और उसको जब पानी में घोला तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl- में। तो वो हम क्या कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जहाँ पर भी वो
पार्टिकल्स की संख्या चेंज हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पार्टिकल की संख्या पहले भी वही थी और सॉल्यूशन बनाने के बाद भी वही है। लेकिन अगर पार्टिकल की संख्या चेंज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है, आयन बना लेता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन ली है वो हमने स्टार्टिंग वाले के लिए, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, और आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती है, या पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में अबव फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने नोट डाल के लिख रखा है कि अगर आप पाई इक्वल्स टू CRT फॉर्मूला काम में ले रहे हैं तो वो किसके लिए लेना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर हो गया, आपके शुगर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ ये चल जाएगा। यूरिया हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ ये चल जाएगा। लेकिन अगर NaCl, KCl और कुछ दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करें, उस केस में आप इसको ऐसे समझ लो कि NaCl दे रखा है सपोज, तो NaCl की कंसंट्रेशन मैंने कहा C है, सपोज स्टार्टिंग में दे रखा है NaCl की कंसंट्रेशन क्या है, C। तो जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो वहाँ पर ये कंसंट्रेशन आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन थी। सॉल्यूशन बनाने के बाद जो कंसंट्रेशन हो गई है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। उसको मैं क्या कह रहा हूँ, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और इफेक्टिव कंसंट्रेशन को मैं किससे बता रहा हूँ, XC से या IC से, इससे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने फॉर्मूला लिखा है दोबारा, तो वहाँ पर मैंने क्या करा, C की जगह XC काम में ले लिया, या फिर मैंने क्या ले लिया, IC। I जो है वो होता है वांट ऑफ फैक्टर। अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। अभी यहाँ पर अगर सिंपल समझने की बात करें तो आप इसको ऐसे समझो कि भाई मैंने क्या लिए थे, एक पार्टिकल लिया, या जो भी कंसंट्रेशन आपने ली, मैंने क्या लिया, NaCl का स्टार्टिंग में 1 मोल लिया। लेकिन जब वो सॉल्यूशन बनाएगा तो वो Na+ अलग और Cl- अलग। अब वो 1 मोल नहीं रहे, वो कितने हो गए, 2 मोल हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ X की, तो X को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहाँ पर X का मतलब या I का मतलब सिंपली कितना है कि जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोलाइट का वो कितने आयन बना रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें NaCl की, तो NaCl जब डिसोसिएट होगा या इलेक्ट्रोलाइज होगा तो वहाँ पर जब वो सॉल्यूशन बनाएगा तो वो कितने आयन बना रहा है, 2। कैसे, एक Na+ और एक Cl-। तो वहाँ पर आपको पाई इक्वल्स टू CRT की जगह क्या काम में लेना है, पाई इक्वल्स टू XCRT। X क्या हो जाएगा NaCl के केस में 2, क्योंकि वो 2 आयन बना रहा है। अगर NaCl की जगह MgCl2 है तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, या अगर मैं I भी कहूँ तो क्या हो जाएगी, 3। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं 2 या 3, वो किस केस में है, जब वो 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट, या हम कहें 100% क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो NaCl के केस में 2 हो गए, और MgCl2 के केस में आयन की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 3। MgCl2 के केस में आयन की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 3। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में आयन की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो कहता है कि भाई सॉल्यूशन है यूरिया का, NaCl का, MgCl2 का, और एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड कुछ भी दे देगा। जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट का, फिर कहेगा Al2SO4 होल थ्राइस, फिर कहेगा कि सबकी जो कंसंट्रेशन है तो वो कंसंट्रेशन लिख देगा। उसने क्या कह दिया, 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m और 0.1 m। अब कहेगा कि भाई इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कितना होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, सेम किसका होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन आपको सबकी बराबर लग रही है, तो कंसंट्रेशन सबकी बराबर लग रही है तो आपको लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर है। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट काम आएगा इफेक्टिव कंसंट्रेशन का। तो आप सीधा सा कंसंट्रेशन को चेंज कर दो इफेक्टिव कंसंट्रेशन में। यूरिया जो है वो क्या है, आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो एज इट इज काम आ जाएगा। मतलब इसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो वापस से क्या रहेगी, 0.1 ही रहेगी। NaCl के केस में कितने आयन बना रहा है, 2, और मैंने मान लिया कि ये 100% आयनाइज हो रहा है, तो वहाँ पर ये आपके इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.2, क्योंकि 2 आयन बना रहा है, X की वैल्यू 2 है। MgCl2 के केस में कितने आयन बना रहा है, 3, तो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.3।
और लास्ट में बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो कितने आयन बना रहा है 5, तो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.5। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है पहले आप उसको इफेक्टिव कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर आपके पास डेटा आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। और ये केवल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कंसेप्ट नहीं है, ये अभी हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लगेगा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि कंसंट्रेशन को आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन में चेंज करना होगा। लास्ट में आपके दे रखा है कि भाई अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, हाँ उससे पहले एक चीज़ रह गई कि जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा कि भाई ये कंसंट्रेशन है, ये टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि मेन बात आएगी आर की वैल्यू की। तो कई बार तो वो आपको आर की वैल्यू देगा, कई बार वो आपको आर की वैल्यू नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि आर की अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होती है। यहाँ मैंने लिख रखी है आर की वैल्यू कितनी है 8.31, यूनिट क्या है जूल पर केल्विन पर मोल। मैक्सिमम जगह यही काम आती है, ऐसा यूनिट भी आप कह सकते हो जूल है। दूसरी यूनिट है 1.98, वैल्यू दे रखी है, क्या यूनिट है कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब देखिए यहाँ पर केल्विन पर मोल तो सेम चल रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है आगे वाली टर्म, पहले में जूल है दूसरे में कैलोरी है। अब मेन बात यह है कि जब हम यहाँ पर बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में निकालते हो। किस में निकालते हो एटमॉस्फेयर में। तो आर की जो वैल्यू काम आएगी वो यूनिट वाली आएगी जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, तो वो इसमें आ रहा है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर आपको आर की इस केस में, सॉल्यूशन के केस में, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में आर की ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है 0.082। ये आपको हो सकता है न्यूमेरिकल में दे, हो सकता है ना दे, आपको खुद को याद रखनी है कि आर की वैल्यू कितनी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ये जो कंसेप्ट है इफेक्टिव कंसंट्रेशन का, ये आपके ज़रूरी नहीं है कि केवल ऑस्मोटिक प्रेशर में काम आए, ये आपके सब जगह काम आएगा। चाहे राउल्ट्स लॉ हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग हो, वेपर प्रेशर कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब जगह काम आएगा। अगला वीडियो हमारा इसी पे होगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे। देखिए लास्ट में अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है पाई इक्वल्स टू n/v/RT। अब n/v जो है, तो n को मैं क्या लिख सकता हूँ वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैंने लिख दिया वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आ गया n की जगह, RT/v ऐसा कैसा ही है, तो ये हो गया RT/v। अब आपको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हो m इक्वल्स टू, m चाहिए, m को यहाँ ले गया तो ये क्या हो गया WRT अपॉन क्या आ गया पाई और v, पाई और v क्या आ गया नीचे। तो ये आपके मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए नॉर्मली वो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट न्यूमेरिकल में नहीं करवाता, वो आपके यहाँ पर पाई जरूर निकलवाता है। वो आपको क्या करेगा कंसंट्रेशन की वैल्यू दे देगा, टेम्परेचर बता देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर आपको न्यूमेरिकल में केल्विन में ही काम में लेना है। किस में काम में लेना है केल्विन में। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल में टेम्परेचर काम में लेंगे केल्विन में लेंगे। केवल मैंने वहाँ बताया था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है डेल टी आप कह रहे हैं डेल टी बी कहें या डेल टी एफ कहें, वहाँ पर आप कोई सी भी यूनिट ले सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम आती है। लेकिन जब सिंबल टी दे रखा है तो आपको केल्विन में ही काम में लेना है। इसके बाद लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं कराता, लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है कि जो बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वहाँ पर उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कौन सा मेथड प्रीफर किया जाता है, तो वहाँ पर आंसर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड है उससे जो बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं आपके नेचुरल पॉलीमर्स हैं जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वहाँ पर ऑस्मोटिक मेथड को प्रीफर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को। किसके लिए? उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो आई थिंक ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको और क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है अभी आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, क्लिक ना हो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी, लेकिन जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनको आपको यूज़ कैसे लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।